नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। हालांकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और 10 विधानसभा सीटों पर 30 मंत्रियों को उसका प्रभारी बनाकर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की जिम्मेदारी देकर उन्हें उतारा गया है। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि उपचुनाव के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार और किस स्तर तक जा सकती है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि वो चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाएं, कौन सा प्रत्याशी उतारें, किस जात धर्म का प्रत्याशी हो। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवादी खुद को कहने वाली पार्टी, हिंदुत्व की पुरोधा कहने वाली पार्टी जब जात और धर्म देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया करे तो उसको आखिर क्या कहा जाए। हालांकि इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं है, लेकिन 10 उपचुनाव वाले सीटों पर कोई भी मुस्लिम और यादव वर्ग का कर्मचारी या अधिकारी जो कि चुनाव को किसी स्तर पर ही देख रहा हो, संभवतः नहीं होगा। ये इस बात का खुलासा एक हिंदी दैनिक ने अपने समाचार में किया। अगर ये खबर सही है तो न सिर्फ ये संविधान का उल्लंघन है, बल्कि एक तरह से उन प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा शर्तों में भी, या शपथ कहिए आप, उनमें भी एक तरह से दखलंदाजी है। अभी तक जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, भले ही वे किसी जात धर्म में संबद्ध हों, लेकिन उन्हें ये माना जाता है कि वो निष्पक्ष होकर कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार काम करेंगे। लेकिन अगर खुद सरकार ही इस स्तर पर उतर आए कि वो फलाने जात एवं धर्म के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं रखेगी, यानी कि वो उपचुनाव वाले जगह पर नहीं होगी, तो इस आखिर इसकी शिकायत कहाँ की जाए। निश्चित तौर पर ये यूपी के 10 विधानसभा चुनाव के जो चुनाव है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस 10 उपचुनाव में परिणाम चाहे कुछ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये चुनाव न सिर्फ कई रणनीतियां तय करेगा, कई राजनीतिक दलों का अस्तित्व तय करेगा, और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ की बुद्धि और कौशल, रणनीतिक जो उनकी पहुंच और ताकत है, उसको भी निर्धारित करेगा। क्योंकि योगी आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, इस तरह के बहुत सवाल उठते रहे हैं। चुनाव के दौरान भी उठे थे, और अभी भी लगातार जिस प्रकार दिल्ली और लखनऊ के मध्य
तलवारें खिंची हुई हैं बीजेपी के अंदर, वो निश्चित ये बताने को काफ़ी हैं कि निश्चित तौर पर अभी भी स्थिति कोई बनी नहीं है। सभी लोग न सिर्फ उपचुनाव का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि 3-4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और संभवतः जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद ही निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई जरूर होगी, जैसी कि दिल्ली स्तर पर इस बात की तैयारी दिखती है। निश्चित तौर पर ये चुनाव न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जरूरी है, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी ये चुनाव ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि उन्होंने लोकसभा के जो चुनाव हैं वो मात्र कोई अफवाह या संविधान बचाओ जैसे नारे को लेकर नहीं जीते हैं, बल्कि आम जनता ने इन चुनाव को जिताया है और आम जनता ने किस प्रकार की तैयारी की है, सरकार के खिलाफ क्या रुझान आम जनता में है, इसके भी एक मानक होगा ये उपचुनाव का परिणाम भी। और ये न सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि अभी जो 10 सीटों पर है जिन पे उपचुनाव हो रहे, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर अभी काबिज थी, 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर एनडीए के ही सहयोगी दल पर काबिज थे। अब समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कम से कम जो जीती हुई सीटें उनके पास थी उन सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा जाए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो उन सीटों पर भी कब्जा जमाए जो सीटें समाजवादी पार्टी पर हैं या उनके सहयोगी दलों के पास हैं। निश्चित तौर पर अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस प्रकार और किस योजना के तहत राजनीतिक दल अपना काम शुरू कर रहे। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने 10 सीटों पर लड़ने की घोषणा करके निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की नाक में दम कर दिया है। हालांकि ये भी देखना जरूरी होगा कि क्या आम जनता बसपा को वोट देती है या उसके ऊपर वही टैग लगा रहता है कि बस बहुजन समाज पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही चुनाव मैदान में उतरती है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में कई सीटों में देखा गया कि बसपा प्रत्याशी ने जितने वोट काटे उसी अनुसार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत गया। तो निश्चित तौर पर बसपा को अपने आधार वोटों को सुरक्षित रखना है और ये टैग भी हटाना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, बल्कि वो निश्चित तौर पर अपने दम पर अपनी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होना है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उपचुनाव उनके लिए भी करो या मरो का सवाल होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये चुनाव करो या मरो की स्थिति का है और समाजवादी पार्टी जो कि लोकसभा चुनाव परिणाम से बड़ा गदगद है उसका भी परीक्षण इस उपचुनाव में हो जाएगा।
अगर वो अपनी सीटें बरकरार रखती है तो निश्चित तौर पर ये एक खास संदेश प्रदेश की जनता में जाएगा। अगर उसने एक आध सीट सहयोगी दल या यूं कहिए बीजेपी से छीन ली तो निश्चित तौर पर इसका भी संदेश 2027 में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव में परिलक्षित होगा। निश्चित तौर पर जो ये बात मैंने आपको ब्लॉग के पहले बताई कि किस प्रकार जात और धर्म के आधार पर प्रशासन बंटवारा किया जा रहा है, यानी कि एक जात धर्म के लोगों को किस प्रकार चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। और यहाँ तक कि फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने जो कि आरोप लगाया कि मिल्कीपुर में, जो कि उनकी ही विधानसभा सीट थी, उस पर एक खास रणनीति के तरह यादव और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। ये दर्शाने को काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार छल बल या प्रशासन के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।